क्रिक इन द नेक एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब मेरे गले में दर्द, पेन इन द नेक मेरे को हो रही है, क्रिक आ गई है, मोच सी आ गई है गर्दन में। और गर्दन की मोच तो साहब बहुत जो है खतरनाक और बहुत ही पेनफुल हो सकती। तो क्या है ये क्रिक? क्रिक जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, बड़ी प्रेस्टिजियस, उन्होंने एक नया एक्रोनिम बनाया है क्रिक, CRIK, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया। ये वो नया एक्सिस ऑफ ईवल, एक्सिस ऑफ डिस्टेबलाइजेशन के तौर पे बता रहे हैं साहब कि जो दुनिया में खलल कर रहा है, जो कि एस्टैब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर है, लेड बाय अमेरिका, लेड बाय नेटो, लेड बाय द वेस्ट, जो अपनी मनमानी कर रहे थे, अब उनको उल्टे बांस बरेली को पड़ रहे हैं, उनको भी वापस तकलीफ दी जा रही है। दुनिया भर में युद्ध छिड़ा हुआ है, जो आप कह सकते हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, जम के युद्ध छिड़ा है। तीसरा साल चल रहा है साहब लगातार जंग के। कोई 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक का अंदाज लगाया जा रहा है कि हताहत हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कोई 5 से 6 लाख यूक्रेनी सैनिक या तो शहीद हो गए हैं या बुरी तरह से घायल हो गए हैं, हॉर्स दी कॉम्बैट हो गए। इतना बड़ा स्केल ऑफ एक्शन वहां पे हो रहा है साहब। और उसके पश्चात साहब देखिए, ईरान और मिडिल ईस्ट में 1 साल हो गया, अब जंग अंत होने का नाम नहीं ले रही। अभी बातचीत हो रही है कि साहब ये और एस्केलेट हो सकती है। अभी तक जो जंग मिडिल ईस्ट में थी, इट वॉज बिटवीन द इजरायली स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक द 3 H's, हमास, हिजबुल्लाह, हौती, और जो 2 शाइट मलेशियाज हैं ईरान के, सीरिया में, इराक में, ये लड़ रहे थे इजराइल के बरखिलाफ। अब साहब वहां भी लड़ाई के जो पूरे दारोमदार में काया पलट आ रही है। ईरान और इजराइल दोनों देशों की डायरेक्ट टक्कर हो चुकी है। 2 बार ईरान ने पलटवार किया है इजराइल के ऊपर। अप्रैल के महीने में कोई 320 ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल लेकर वो चढ़ गया था इजराइल के ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की बहुत बेहतरी होने के कारण और अमेरिका के पूरे सहयोग, नेटो के सहयोग के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, और इसलिए ये लड़ाई के चक्र को आगे 1-2 नॉच एस्केलेट करने के बजाय अमेरिका ने इजराइल को रोक दिया पलटवार से, और एस्केलेशन उस वक्त थम गई। लेकिन जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, नासर अल्लाह को मार दिया, उसके सक्सेसर को मार दिया, उसके भी सक्सेसर को मार दिया, तो साहब फिर जो है आपको ईरान को नेचुरली बड़ा कष्ट हुआ। पूरी लीडरशिप डिकैपेसिटेट कर दी, उनके मिसाइल रॉकेट आधे से ज़्यादा बर्बाद कर दिए, वो फायर भी नहीं कर सके, और फिर अब ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गई है साहब। तो वहां भी लड़ाई का इजाफा ही हो रहा है। तो साहब इसके चलते अब जो है डायरेक्ट टक्कर की जब बात हो रही है इजराइल और ईरान में, तो इजराइल क्या पलटवार कर सकता है? वो उनके न्यूक्लियर हथियारों को, फैसिलिटीज को उड़ा सकता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, रिएक्टर्स वगैरह। प्रॉब्लम है कि बड़े गहरे जमीन में गाड़ के रखे हुए हैं, बर्बाद करना इतना आसान नहीं, और 2000 किलोमीटर की तो दूरी है इजराइल की ईरान से, तो वहाँ पे हमले के लिए उसे एयर टू एयर रिफ्यूलर चाहिए, वो उसके पास 7 हैं केवल, वो काफ़ी नहीं है बड़े हमले करने के लिए। अमेरिका का उसको सहयोग चाहिए। अमेरिका इलेक्शन लड़ रहा है, 5 नवंबर अगले महीने इलेक्शन होने वाली है, तो अब अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि साहब यहाँ युद्ध पे युद्ध चलता जाए इलेक्शन के टाइम। और ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, पेट्रोल इन्फ्लेशन शुरू हो सकती है इलेक्शन के टाइम, तो ये तो घातक होगा डेमोक्रेट्स के लिए। तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। वो तो कई महीनों से जो बाइडेन साहब सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अभी तक उनकी एक नहीं सुनी। उसने हमास को तो खलास किया, फिर वो मुड़ के चढ़ गया है हिजबुल्लाह के ऊपर,
उसका भी तकरीबन तबाही मचा दी है, बहुत नुकसान, घातक नुकसान पहुंचाया है। लड़ रहे हैं फिर भी वो। और ईरान ने जब जो मिसाइल फायर किए, थोड़ा सा उनका भी ढासस बंधा है। हाउतीज के खिलाफ भी उसने वार किया है। अब जब वो ईरान के खिलाफ पलटवार करेगा, अगर वो पेट्रोकेमिकल्स फैसिलिटीज या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करता है, तो साहब आप एस्केलेशन गारंटीड समझिए मिडिल ईस्ट में, गारंटी एस्केलेशन होकर रहेगी और जबरदस्त होगी। और ईरान ने तो ये भी कह दिया साहब, आप हमारे पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज, खर्ग ऑयल टर्मिनल, बंदर अब्बास और छाबहार को उड़ाओ, और साहब हम सऊदी अरेबिया का तेल फूंक देंगे, हम यूएई और क्वातार और ओमान वगैरह का तेल फूंक देंगे साहब। दुनिया भर में हम तो डूबेंगे साहब, तुम्हें भी ले डूबेंगे, दुनिया को ले डूबेंगे साहब, इकोनॉमिक तबाही करके छोड़ेंगे। और उनकी धमकी गिदड़ भभकी नहीं है, गिदड़ भभकी नहीं, उनके पास वो काबिलियत है ये नुकसान पहुंचाने की, बंदर अब्बा वो जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की उनके पास कैपेबिलिटी है। अब साहब पेचीदा सवाल ये आता है कि चीन क्या करेगा। क्रिक का पहला जो हिस्सा है वो है चीन। रूस तो लड़ रहा है यूक्रेन में और जीत रहा है, ये भी मैं साफ कर दूं। पलड़ा रूस का भारी दिन ब दिन भारी पड़ता जा रहा है। यूक्रेन की जीप बाहर आ गई है, मैन पावर की कमी है, इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन की सख्त कमी है। अमेरिका नेटो के आर्सेनल उनको रीसप्लाई नहीं कर पा रहे, आर्टिलरी, एमुनेशन, रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स। तो ये तो युद्ध चले जा रहा है। अब अगर इजराइल ईरान के पेट्रोकेमिकल्स को, न्यूक्लियर प्लांट्स को स्ट्राइक करता है, तो साहब युद्ध बढ़ेगा और इसके सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी चीन को। क्योंकि साहब चीन जो है अपना बल्क ऑफ द ऑयल वो ईरान से ले रहा है। याद रहे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैंक्शन लगाई, कोई तेल नहीं लेगा इससे। भारत अपना ज्यादातर तेल ईरान से खरीद रहा था, सैंक्शंस के मारे हमें बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने रूस पे सैंक्शन लगाई। अब हम साहब भारत ना ईरान से तेल ले ना रूस से तेल ले, तो जाएं कहां? अपनी इकोनॉमी तबाह करके बैठ जाएं आपको खुश करने के लिए कि इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। अब ये जो बचपना है, बचकानी हरकतें हैं, इससे लोग अपनी इकोनॉमी का तो सवा सत्यानाश बिठा कर नहीं बैठ सकते दूसरे देश ना साहब। अपने हितों का रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। और भारत ने बखूबी करी, बोला साहब हम तो रूस से तेल लेंगे, ईरान से भी ना लो, इससे भी ना लो, तो ले कहां से, जाए कहां से? हार्ड कैश डॉलर में हम पे करते रहे ये अरब मुल्कों को, तो साहब हमारी तो हो गई इकोनॉमिक तबाही। तो सिंपल फैक्ट इज कि भारत ने भी स्टैंड लिया, चीन ने भी स्टैंड लिया। और अब अगर चीन के ऊपर ही डायरेक्ट चोट पहुंचती है इजराइल के हमले से, तो क्या चीन हाथ पे हाथ बैठे धरा रहेगा? नहीं साहब, और वो नहीं बैठ रहा। अप्रैल के महीने में उसने एक्सरसाइज जॉइंट स्वॉर्ड ए शुरू करी थी। तब भी साफ विदित था कि जॉइंट स्वॉर्ड ए है तो बी, सी, डी, ई जरूर होंगे, आएंगे। और अप्रैल का महीना और सितंबर अक्टूबर का महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो टाइम विंडो है, ये ताइवान पर हमले के लिए उपयुक्त है। सी कंडीशन, सी स्टेट कंडीशन, टाइड कंडीशन, वेदर कंडीशंस के लिहाज से दो विंडो बनती हैं, एक अप्रैल की विंडो, दूसरी अगस्त से अक्टूबर की विंडो, और दोनों में वो एक्सरसाइजेस करता है। अब जो चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड बी एक्सरसाइज शुरू कर दी है ताइवान के बरखिलाफ, उसमें उसके रिकॉर्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट 153 एयरक्राफ्ट इन अ डे वो घेराबंदी कर रहे हैं ताइवान की, उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में जानबूझ कर घुस रहे हैं, वो मिड लाइन को पार कर रहे हैं और धमका रहे हैं वो ताइवान को कि हमला आया। चीन की नेवी, चीन की कोस्ट गार्ड ने पूरा ब्लॉकेड का एक्सरसाइज सिमुलेशन वहां पे शुरू कर दी है। और वहां से अब आप के पे आइए, सी का बात हो गई, आर की बात तो सब जानते हैं, अब के की बात की जाए। कोरिया भी अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। वहां के सन की जो उनके तानाशाह हैं किम जोंग उन,
वो बड़े ही सन की मिजाज के इंसान हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका मलकल उनको प्रिडिक्ट करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है साहब। अब वो धमका रहे हैं साहब, वो वीडियो पे वीडियो दिखा रहे हैं किस तरह 12,000 20,000 उनके सैनिक यहां से वहां जा रहे हैं, हमले की पोजीशन में आ रहे हैं, पुलों को उड़ा रहे हैं। वो भी धमकी दे रहा है कि मैं साउथ कोरिया की ऐसी तैसी कर दूंगा, वहां पे भी एक वॉर फ्रंट खुल सकता है। और यहां पे सवाल रहा साहब कि चीन कह रहा है साहब मैं ब्लॉकेड कर सकता हूं ताइवान का, मैं परेशान हो गया हूं ताइवान से, ब्लॉकेड कर सकता हूं। अभी तक जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था उसमें केवल अमेरिका के हथियार जा रहे थे, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। यूरोप में तो पहुंचाए हैं बट नो बूट्स ऑन द ग्राउंड इन यूक्रेन। कोई अमेरिकन ट्रूप डायरेक्ट, सिवाय सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के और कुछ उनके स्पेशल फोर्सेस के, डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे, चोरी छुपे फाइट कर रहे। वहां अमेरिकन नेवी की कोई जरूरत नहीं यूक्रेन, इसलिए अमेरिकन नेवी पूरी फ्री थी चीन से निपटने के लिए। और उन्होंने चीन को कह दिया था पंगा मत लेना, कुछ तुम मत छेड़खानी की सोच करना, हम बिल्कुल फ्री हैं तुमको संभालने के लिए। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस बढ़ता है तो अमेरिकन नेवी के सब्सटैंशियल रिसोर्सेज इधर आने पड़ेंगे और नतीजन जो आप चीन के बरखिलाफ डिप्लॉय कर सकते हो वो काफी कम होगा, वो काफी कम होगा। ठीक है साहब। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कोई 6 महीने से वहां लगे हुए थे। अमेरिका इजराइल को कह रहा था भाई साहब जल्दी खत्म करिए, हमारी इनको जहाजों को हमने कैरियर बैटल ग्रुप्स को घर भेजना है, रेस्ट रिफिट के लिए, रिफ्यूल के लिए, रीआर्म के लिए, तो आप जल्दी लड़ाई खत्म करो। लड़ाई खत्म करने के बजाय लड़ाई तो साहब और बढ़ गई है। हमास खत्म किया, हिजबुल्लाह पे टूट पड़े, हिजबुल्लाह के साथ अभी चल रही है, ईरान भी बीच में कूद पड़ा है और एस्केलेशन की ही वहां पे बात हो रही। तो चीन और नॉर्थ कोरिया जो कि तेल लेते हैं ईरान से, अब वो आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं कि साहब मत समझो कि हम सोए हुए। और चीन के लिए सुनहरा मौका है, ऐसा दूसरा मौका उसे दशकों में नहीं मिलेगा साहब। अमेरिका बॉक डाउन है रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, और अब अगर वो लड़ाई छेड़ दें ताइवान के बरखिलाफ तो साहब अमेरिका के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत प्रेशर पड़ेगा। ये कह देना कि हम 2-3 फ्रंट सब जगह लड़ेंगे इकट्ठा, बड़ी बहादुरी की बात है, कहने में अच्छा लगता है, करना मुश्किल है। अमेरिका के आर्टिलरी एमुनेशन के स्टॉक खत्म हो रहे हैं, मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के स्टॉक लो जा रहे हैं। अब एक तीसरी लड़ाई छिड़ जाए रशिया यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के अलावा ताइवान में या साउथ चाइना सी में, तो अमेरिका को भारी किल्लत हो सकती है। पहला हफ्ता 2 हफ्ता तो निकल जाएंगे, उसके आगे अमेरिका का नेशनल स्टेमिना टू फाइट 3 वॉर्स एट अ टाइम, 3 वॉर एट अ टाइम लड़ना स्ट्रेटेजिक बेवकूफी है। हर किसी से हम लड़ सकते हैं, बड़ा बहादुर, इट साउंड्स वेरी गुड, वेरी ब्रेव, but it is strategic lunacy to do that kind of a thing, fight 3 wars at once. अब साहब कहा जा रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है या नहीं, तो कई लोग कह रहे हैं साहब नहीं साहब ये वर्ल्ड वॉर 3 कहां से हुई, ये तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। माफ कीजिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी तब भी कहा जा रहा था कि पहले साल में 39 में जर्मनी चढ़ बैठा था पोलैंड पे और 2 हफ्ते में पोलैंड को खलास कर दिया था, महीना नहीं लगा था साहब। और उसके बाद 1 साल ठंडक पड़ गई थी। लोग कह रहे थे ये ब्लिट्जक्रीग नहीं, ये तो सिट्सक्रीग है, ये तो बैठ गए सारे, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा। इट्स नॉट वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 थी, फिर वो वॉर बढ़ी, यूरोप से बढ़ के वो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में गई, वहां से बढ़ के वो इटली में गई, इटली से बढ़ के वो पैसिफिक थिएटर में आई जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। ये है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, आईड लाइक टू से वन थिंग टू मिलिट्री एक्सपर्ट्स हु डाउट दैट वी डोंट हैव अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 3 ऑन गोइंग, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं हो रहा साहब मत कहिए,
1 लाख रूसी सिपाही मारे गए या बुरी तरह घायल हुए हैं, 5 या 6 लाख यूक्रेनियन सिपाही बुरी तरह मारे गए या बुरी तरह घायल हुए हैं। मजाक नहीं है। 80,000 लोग तो से ज्यादा, 1 लाख के करीब तो मिडिल ईस्ट में मारे गए। और आप कह रहे हैं साहब नहीं वर्ल्ड वॉर नहीं, ये तो नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती नहीं है साहब, दिस इज सीरियस एज इट गेट्स। देखिए, इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आप सिंगल इवेंट फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। वो तो उसके लिए तो ज्योतिषी की जरूरत है, और ज्योतिषी भी गलत हो सकते हैं। आपका नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग का सही तरीका है पैटर्न मॉडलिंग। जो पैटर्न्स हैं दे टेंड टू परसिस्ट एंड रिपीट देमसेल्व्स साइक्लिकली। पैटर्न्स अपने आप को दोहराते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। ठीक है साहब। और वर्ल्ड वॉर 3 जब हम इसकी कगार पे बैठे हैं तो दुनिया फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आ गई है। याद रहे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। 2 सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और उनकी पावर में इतना समन्वय था कि कोई भीषण युद्ध नहीं हुआ। छोटे मोटे छुटपुट युद्ध हुए, कोई भीषण युद्ध नहीं हुआ। फिर 1990 में सोवियत संघ कोलैप्स कर गया, 15 देशों में स्प्लिंटर हो गया। रूस और उसके साथ के देश जो कि CIS के देश कहलाते हैं आजकल, स्प्लिंटर हो गया। यूनिपोलर वर्ल्ड मूवमेंट में अमेरिका ने इसका पूरा फायदा उठाया। वो छोटे मोटे देशों पे चढ़ गए, इराक पे चढ़ गए, उसकी तबाही कर दी, अफगानिस्तान पे चढ़ गए, उसकी तबाही कर दी, फिर दोनों जगह से अपना सा मुंह लटका के वापस आ गए। लिबिया पे चढ़ गए, मुअम्मर गद्दाफी पे, उसकी ऐसी तैसी कर दी। मतलब अनइक्वल कॉन्फ्लिक्ट्स, एसिमेट्रिक वॉर्स। दिस वाज द ईरा ऑफ एसिमेट्रिक वॉर, कि बराबरी वाले से नहीं लड़ेंगे, जो छोटे मोटे कमजोर मुल्क हैं उनको किक अराउंड करके दुनिया को डराएंगे। अब साहब राग दूसरा है, बिल्कुल दूसरा राग है। अब एसिमेट्रिक वॉर नहीं रही। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट सिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट है, बराबर की टक्कर है साहब। और अमेरिका भी कूद जाए, नेटो भी कूद जाए, उनको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। इतना भीषण ये कंपटीशन है। इजराइल अभी तक तो लड़ रहा था नॉन स्टेट एक्टर से, ईरान के प्रॉक्सी से, और वो बार बार कह रहा था कि साहब ये ऑक्टोपस है, उसके कितनी सारे हाथ हैं, तो हाथों को हम काट दें, लेकिन हमको तो सिर को काटना पड़ेगा ईरान को। अब ईरान इजराइल में डायरेक्ट टक्कर का आसार दिख रहा है। उससे एस्केलेट हो सकता है, रीजनल वॉर बन सकती है। रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे जबकि ईरान को धराशायी कर दिया जाए, ईरान की ऐसी तैसी कर दी जाए? क्या वो हाथ बैठे तमाशा देखेंगे? आई एम नॉट वेरी श्योर। ऑलरेडी वो आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। चीन ताइवान के बरखिलाफ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बरखिलाफ। तो पूरे आसार हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी 2 थिएटर्स कॉन्फ्लिक्ट के यूरोप में, मिडिल ईस्ट में तो एक्टिव हैं, काइनेटिक हैं। तीसरा अगर शुरू हो गया तो वर्ल्ड वॉर 3 आप पक्की समझिए। आप उसके बाद कुछ भी कहते रहिए, नहीं साहब ये नहीं है, वॉर डिक्लेयर नहीं की किसी ने, कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं साहब। जब 6 लाख मर गए यूक्रेन रशिया वॉर में, 1 लाख से ज्यादा मारे गए हैं तकरीबन ये मिडिल ईस्ट की लड़ाइयों में, और जिसका विस्तार होने का पूरा स्कोप है, तो साहब, और वहां से साइड लाइन्स पे बैठ के चीन और नॉर्थ कोरिया धमकी दे रहे हैं कि हम भी साहब लड़ाई में कूद सकते हैं। बहुत उपयुक्त वक्त है हमारे लिए, क्योंकि अमेरिका उलझा हुआ है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, तो इलेक्शन में ये सही वक्त है कि हम भी मौके का फायदा उठाएं और बहती गंगा में हाथ धो लें। युद्ध की गंगा में चीन और कोरिया भी हाथ धो सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे, या चीन की लीडरशिप को लड़े 41 साल हो गए हैं चीन की फौज को, तो थोड़ा हिचकिचाहट तो होती है लड़ाई शुरू करने में, लेकिन इससे अच्छा सुनहरा मौका थ्योरेटिकली चीन को दूसरा नहीं मिलेगा।